चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मैंने क्लासेस स्प्लिट की हैं अगेन 51 मिनट्स का वो हो गया था, वो कर लीजिए अब आप लोग, और ये लास्ट पार्ट कर लेना, ये लगभग 20 से 22 मिनट का जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है सर? सर कुछ तो बोलेगा ये भी क्वेश्चन, आइए समझ लेते हैं क्या रहा है। मिस्टर टी is engaged in a composite business of growing and curing कॉफी इन कर्नाटका। सबसे बड़ी बात सर, 4 एक्टिविटी, ग्राउंडेड और रोस्टेड वाली एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग वाली एक्टिविटी कर रहा है। मतलब कंपोजिट इनकम में 25% इनकम क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम होगी। याद कर लो बेटा, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। मैंने बढ़ाया था ना, 4 एक्टिविटी होती हैं तो 40%, 2 एक्टिविटी होती है तो 25%। और चाय के केस में टाटा टी, टी ए टी ए 40%। और उसके अलावा टीसीआर, टी कॉफी और रबर, रबर वाले बिजनेस में 35%। सर ये 35%, 40%, 25% क्या है? टैक्सेबल इनकम है सर, बिजनेस इनकम है। क्योंकि ये एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी दोनों इंक्लूड होती है, तो ऑलवेज 50% से कम वाले हिस्से को ही टैक्सेबल बनाया जाता है। तो 40% बिजनेस इनकम, 35% बिजनेस इनकम, 25% बिजनेस इनकम, रेस्ट एग्रीकल्चर इनकम होती है जो टैक्सेबल नहीं होती है। रिकैप दे दिया मैंने, नेक्स्ट आते हैं। The whole of the coffee grown in his plantation is cured. Okay. Relevant information pertaining to the year ended 31st March 2030 are given below. बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है आपको। Compute the income arising from the above activities for the assessment year 30-24। कुछ नहीं सर, इनकम निकालना है सर, इनकम निकालना है फ्रॉम द एक्टिविटीज। इनकम, इनकम, ठीक है, इनकम निकाल लेंगे। चलो सर देखते हैं। सबसे पहले ये बोला गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कार, किसी असेट के बारे में बताया गया है। ओनली असेट इन ब्लॉक एज ऑन 1/4/2022, मतलब 31 मार्च 2022 का डब्ल्यूडीवी माइनस प्रीवियस ईयर 21-22 का डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो आपकी डब्ल्यूडीवी आ रही है, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 3 लाख रुपए की है। ओके। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2022, डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 मार्च 2022 माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ 21-22, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ मशीनरी है आपकी 1,50,000 रुपए, दोनों ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। ओके सर। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी 3,10,000 रुपए, कॉफी को उगाने का खर्चा दिया है। एक्सपेंडिचर फॉर क्यूरिंग कॉफी 3 लाख रुपए, क्योर करने का खर्चा दिया है, क्यूरिंग का कॉफी का। और सेल वैल्यू ऑफ क्यूर्ड कॉफी 22 लाख रुपए। ओके सर। इनकम बनानी है तो सबसे पहले बताओ सेल कितना है? हमने 22 लाख रुपए में बेचा है, 22 लाख रुपए में बेचा है। अरे हटो मेरे भाई, 22 लाख रुपए में बेचा है। और 22 लाख रुपए में बेचा है तो जितने खर्चे होंगे इसमें से माइनस कर दो, इनकम निकल जाएगी। मेरे बच्चे इनकम मतलब क्या होता है? सेल माइनस एक्सपेंसेस कर दो, इनकम निकल जाएगी ना। हाँ सर निकल जाएगी, बस वही करना है। चलो ओके सर। चलो तो यहाँ पे क्या क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे ये 3 लाख रुपीस, ये माइनस 3 लाख रुपीस कर देंगे, ये 3,10,000 माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस रिलेटिंग ग्रोइंग का खर्चा और क्यूरिंग का खर्चा, दोनों का खर्चा माइनस कर दिए। आगे पढ़ते हैं। Beside these used for agriculture operation, the car is also used for personal use. Okay sir। अब सर एक बात याद करो, अगर कोई असेट है जो बिजनेस में भी यूज हो रही है और जो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कार है, हम कोई भी असेट कहते हैं, जनरेटर कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो उसका खर्चा मानते हैं सर ये 70% ये एसेट, ये जो असेट है 70% बिजनेस में यूज होती होगी और 30% आपको पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती होगी। ऐसे निकालना पड़ता है कि असेट अगर पार्शियली इन बिजनेस और पार्शियली पर्सनल यूज में है तो कितना बिजनेस में यूज हो रही है और कितना पर्सनली यूज हो रही है, इस चीज को निकालना पड़ता है। ओके सर, इस बात को समझ गए। सर जब हमने असर्टेन कर लेंगे ना कि 70%, अज्यूम करो 70% असेट बिजनेस में यूज हो रही है, तो इस असेट के ऊपर अगर 2 लाख रुपए का खर्चा आया तो 2 लाख का केवल और केवल 70%, जितना परसेंट बिजनेस में वो असेट यूज हुई है, दैट इज 1,40,000 रुपए ही अलाउड होगा, बाकी 60,000 रुपए का खर्चा अलाउड नहीं होगा। किसी भी असेट का कोई भी खर्चा, जितना परसेंटेज बिजनेस में वो असेट यूज हुई है उतना ही परसेंट खर्चा उसका अलाउड होता है।
एज लाइक डेप्रिसिएशन अगर इसका हम कहें तो ये पूरी की पूरी असेट, अज्यूम करो ये कार जो लिखा है, ये कार बिजनेस में 70% यूज हुई है, तो इस कार का भी डेप्रिसिएशन 70% ही अलाउड होगा। बिजनेस में डेप्रिसिएशन 70% ही अलाउड होगा। डेप्रिसिएशन तो पूरा लगेगा। हाँ, अब ये बेवकूफी मत करना, सुनो। अज्यूम करो 1 लाख रुपए की कार है, तो डेप्रिसिएशन पूरा लगाना, पूरा 15% लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। 85,000 की WDV आएगी। लेकिन इस 15,000 का जब आप 70% निकालोगे तो ये 70% बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, और जो बाकी का 30% हो गया वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। बट फिर भी डेप्रिसिएशन तो पूरा ही क्लेम करोगे ना। सॉरी, डेप्रिसिएशन तो पूरा ही क्लेम करोगे ना। दूसरी बात, नेक्स्ट ईयर WDV 85,000 देना। बहुत से बच्चे गलती करते, खर्चा ही प्रोपोर्शनेट निकालते हैं। अरे ऐसा बात नहीं है भाई। मानो कार में पेट्रोल का खर्चा आया 2,000 रुपए का, तो भैया 2,000 का 70%, 1,400 रुपए ही खर्चा अलाउड होगा। बाकी 700 रुपए खर्चा डिस अलाउड हो जाएगा। बट 700 रुपए लगा तो होगा ना, खर्चा पूरा 2,000 का हुआ होगा। ठीक है सर जी। ये बात हम समझ में आ गई कि कोई भी एसेट जो पार्शियली बिजनेस में और पार्शियली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है, उसमें जितना परसेंट वो एसेट बिजनेस में यूज हुई है उतना ही परसेंट खर्चा अलाउड होता है, बाकी खर्चा अलाउड नहीं होता है। ठीक है सर। तो देखो, बिसाइड यूज ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन, द कार इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सनल यूज। दिस अलाउंस फॉर द पर्सनल यूज मे बी टेकन एज 20%। 20% खर्चा डिसअलाउड होगा। क्यों? क्योंकि कार को 20% हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए हैं। ओके, 20% पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए। द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस आर 50,000। 50,000 रुपए कार का रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है। मशीन वॉज यूज इन कॉफी बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, मशीन मेरी जो थी, मेरी ये दो असेट थी, एक असेट दूसरी असेट। ये वाली असेट जो मशीन है वो पूरी बिजनेस में यूज हुई है, और जो मेरी कार है वो पार्शियली बिजनेस और पार्शियली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुई है। तो जो मेरी असेट कंप्लीटली बिजनेस में यूज हुई है, उसका पूरा का पूरा खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो देखते हैं कितना खर्चा है। 15 लाख रुपए। 15 लाख की मशीन का 15% के हिसाब से डेप्शन बताओ। 15 लाख की मशीन का 0.15, 2,25,000 रुपए से डेप्शन होगा। 15 लाख की मशीन का 2,25,000 रुपए से डेप्शन होगा। ओके, माइनस 2,25,000 डेप्शन कर दो। अब बात आ गई सर कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 रुपए है, लेकिन कार का 20% खर्चा डिसअलाउड है। तो मतलब 80% कार कार जो असेट है वो 80% बिजनेस में यूज हुई, तो 80% ही खर्चा अलाउड होगा। तो 50,000 का 80% ही अलाउड होगा, मतलब 40,000 ही खर्चा उसका अलाउड होगा। अब कार के ऊपर डेप्शन देखो, 3 लाख की कार का डेप्रिसिएशन आता है 15%। 3 लाख का 15% अगर आप करते हो तो 45,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बनता है। लेकिन सर इसका केवल 80% ही बिजनेस में अलाउड होगा। तो 45,000 का 80% आपका 36,000 रुपए खर्चा ही बिजनेस में अलाउड होगा, क्योंकि बाकी 20% तो पर्सनल यूज था। ओके सर। तो सर अब देखिए आपकी इनकम कितनी आएगी। बच्चों वाला क्वेश्चन था मेरे भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सर बच्चों वाला क्वेश्चन देख लो, प्लस माइनस करने के नंबर देती है इंस्टीट्यूट आपको। बच्चों वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से कहा जाए कि डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया करें। 22 लाख माइनस 3 लाख माइनस 3,10,000 माइनस 2,25,000 माइनस 40,000 माइनस 36,000, आपका आता है 12,89,000 रुपीज। चेक करिए, यही आया आपके कैलकुलेटर पे, 12,89,000 रुपीज है। सर इतना प्लस माइनस करने के नंबर दिए हैं आपको इंस्टीट्यूट ने, 12,89,000 रुपीज की इनकम आती है। देखिए 12,89,000 रुपीज टोटल इनकम आती है किसकी? कंपोजिट एक्टिविटीज की। बेटा क्वेश्चन यहाँ लिखो, क्वेश्चन यहाँ पे आके गलती होती है, बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने बोला ना सबसे ऊपर देखो, मैंने यहाँ 25% एग्रीकल्चर इनकम, 25% बिजनेस इनकम, 25% जो बिजनेस इनकम मैंने लिखवाई है इसीलिए, क्योंकि जहां आपने ये टोटल इनकम कैलकुलेट किया आप भूल जाते हो। लेकिन मेरे बच्चों आपको नहीं भूलना है, कंपोजिट एक्टिविटी की इनकम आई है 12,89,000 रुपीज। ओके सर। तो इसमें बिजनेस इनकम कितनी है? 25% ही बिजनेस इनकम है। क्यों? क्योंकि कॉफी की दो एक्टिविटी की गई है, ग्राउंडेड और रोस्टेड वाली एक्टिविटी नहीं की गई, केवल ग्रोन और क्योर्ड वाली एक्टिविटी की गई है। ग्रोइंग एंड क्यूरिंग वाली एक्टिविटी की गई है। तो क्यूरिंग किया गया है, ग्रोन किया गया है, इसलिए 25% बिजनेस इनकम रही। तो 12,89,000 का 25%,
आपका बिजनेस इनकम है, बाकी 75% जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। कंप्यूटेशन देखो, प्रेजेंटेशन कैसे किया इन्होंने, इन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया यहाँ से कि भैया ये जो एसएससी है कंपोजिट इनकम में है, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम को अलग अलग करना पड़ेगा। 25% इनकम बिजनेस इनकम होगी, 75% एग्रीकल्चर इनकम होगी। उसके बाद इन्होंने शेड्यूल बनाया सेल्स वैल्यू का, खर्चे बताए कि भैया ये वाले खर्चे, कार का खर्चा लिया, कार का डेप्रेशन लिया, मशीनरी का खर्चा लिया, मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहाँ पे ले लिया, टोटल खर्चा इन्होंने यहाँ पे माइनस किया, तो टोटल इनकम आ गई। उसके बाद उसको बाइफरकेट कर दिया बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम में, और एक शेड्यूल बना दिया डेप्शन का। कार पे डेप्शन कितना आया? 36,000 रुपए, सर यही कैलकुलेट किए थे। और मशीनरी पे आया 2,25,000 रुपए, सर हमने भी यही कैलकुलेट किया था। ओरल सॉल्यूशन करना सीख जाओ बच्चे मेरे। और इसके बाद नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे दी कि भैया कंपोजिट इनकम थी आपकी 12,89,000, 12,89,000 रुपीज। For the purpose of computing return on value of the asset acquiring before the previous year, the total amount of depreciation shall be computed as if the entire composite income for the SSE is charged under the profit and gain from business and profession, and depreciation so computed shall be deemed to have been actual allowed to the SSE। मतलब क्या लिखा है? मतलब ये लिखा है यार कि जो असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम हुआ है ना, वो ऐसे क्लेम किया गया है जैसे मान लो पूरा का पूरा खर्चा हमने बिजनेस के लिए किया, पूरी पूरी असेट का यूज हमने बिजनेस के लिए किया हो, इसलिए अब जाके उस डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट मत करने लगना। हमने डेप्रिसिएशन का ही प्रोपोर्शनेट नहीं किया है। आफ्टर डेप्रिसिएशन जो इनकम आई है उस इनकम को बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम में बाइफरकेट किया, यही बात वहां लिखी हुई है। इज इट क्लियर? सर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या सर इतने आसान क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है? जी हाँ, प्लस माइनस करने के नंबर भी इंस्टीट्यूट आपको देती है बच्चे। बच्चे आपको इंस्टीट्यूट प्लस माइनस करने के भी नंबर देती है। अच्छा सर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एस इज इंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ फ्लाइंग हायरिंग कैरेज 44 ए, मैंने एक सेक्शन पढ़ा ही आपको ऑलरेडी, वो आपको याद आ जानी चाहिए। ऑन 1 अप्रैल 2022 हुई ओन 10 ट्रक्स, 10 ट्रक के मालिक है भाई साहब, वो 10 ट्रक खरीद के बैठे हैं, जिसमें से 6 ट्रक है हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड व्हीकल मतलब 12, जिसकी कैपेसिटी 12,000 किलोग्राम से जिसकी ग्रॉस व्हीकल वेट ज्यादा होता है वो हैवी गुड व्हीकल। एंड द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ सच गुड्स इज 15,000 kg ईच ईयर। ठीक है। और 2 मई 2022 को ही सोल्ड वन ऑफ हैवी गुड व्हीकल एंड परचेज अ लाइट गुड व्हीकल ऑन 6 मई 2022। अब देखो सर यहां तक का क्वेश्चन समझो। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सर 10 व्हीकल अगर पूरे साल में कोई भी आदमी अगर 10 व्हीकल, सर हमने क्या पढ़ा है पूरे साल में अगर किसी भी आदमी ने 10 व्हीकल्स ले रखे हैं तो सर उसको 44 ए मिल सकता है। और साथ साथ सर हमने एक चीज और पढ़ी है, सर हमने एक चीज और पढ़ी है, रुको मैं बता रहा हूँ मैंने एक चीज और क्या पढ़ी है कि सर अगर कोई 44 ए लेता है तो अगर उसका हैवी गुड्स व्हीकल है मतलब 2000 किलोग्राम से ज्यादा, 12,000 सॉरी 2000 नहीं सॉरी 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 12,000 किलोग्राम से ज्यादा ग्रॉस व्हीकल वेट है, तो उसकी इनकम जिस दिन से असेट ओन किए हैं, असेट पुट टू यूज नहीं, जिस दिन से असेट ओन किए उससे 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ होती है। तो यहाँ पे अगर हैवी गुड व्हीकल का वेट 15,000 किलोग्राम है तो 1,000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ मतलब एक महीने में वो 15,000 रुपए उससे इनकम मानी जाएगी। प्रेजेंटिव इनकम 44 एई के अंदर उसकी 15,000 रुपए मानी जाएगी, क्योंकि 15 टन है तो 1 टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए 1,000 रुपीज पर टन, तो 15 टन है 15,000 किलोग्राम है, तो 1,000 किलोग्राम एक टन के लिए, तो 15 टन के लिए 15,000 किलोग्राम मानी जाएगा इनकम। और लाइट गुड्स व्हीकल जो हैवी गुड्स नहीं है, जिनकी ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम या उससे कम होती है, उनके लिए 7,500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इनकम मानी जाती है। तो सर देखो यहाँ पे 6 व्हीकल इनकी ना हैवी गुड व्हीकल थी, 6 व्हीकल्स हैवी गुड व्हीकल थी और 4 व्हीकल लाइट गुड्स व्हीकल थी, तो इनके पास टोटल 10 व्हीकल थी ड्यूरिंग द ईयर। अब इन्होंने क्या कांड किया है कि 2 मई को ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड व्हीकल एंड परचेज्ड अ लाइट गुड व्हीकल ऑन 6 में। अब देखो पहले इन्होंने एक 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 हैवी गुड व्हीकल बेच दी, तो अब इनके पास साल भर में कितने व्हीकल्स हो गए? 9 व्हीकल। अब उन्होंने एक व्हीकल खरीद ली, अब जैसे ही खरीदी तो भी इनके पास पूरे साल में 10 व्हीकल है। किसी भी एक टाइम इनके पास 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं थे, पहले 10 थे, फिर इनके पास जब एक बेचे तो 9 हो गए, फिर जब एक खरीद लिए तो 10 हो गए। अगर इनके पास पूरे साल में किसी भी टाइम 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं था तो ये 44 ए ले सकते हैं, इसलिए इन्होंने 44 ए ले लिया। इज इट क्लियर?
यहां तक क्लियर है? हाँ सर यहां तक क्लियर है, आगे पढ़ो। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर एस फॉर द सस्पेंड ईयर 30-24 टेकिंग नोट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इनकम निकालना है। चलो सबसे पहले 44A देखते हैं। फ्रेट ऑपरेशन कलेक्टेड 12,70,000 रुपए की बात कर रहा है। लेस ऑपरेशन एक्सपेंसेस दिया है। डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 ऑफिस एक्सपेंसेस दे दिया है। नेट प्रॉफिट दे दिया 4,45,000 रुपए, 4,45,000 रुपीज। अगर ये 44A नहीं लेते हैं और प्रेजेंटिव टैक्सेशन की जगह बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इनकी इनकम आएगी 4,45,000 रुपए, 4,45,000 रुपीज। अदर बिजनेस इनकम एंड नॉन बिजनेस इनकम, अदर इनकम इनकी है 70,000 रुपए। ओके सर। अब अगर 44A ही ले लेते हैं तो क्या होगा? Section 44A would apply in the case of Mr. S since he is engaged in the business of plying goods carriage and owned not more than goods carriage at the any time during the previous year 10. 10 से ज्यादा एक भी बार नहीं लिखे हैं तो सेक्शन 44A अप्लाई हो जाएगा। अब सर सेक्शन 44A के हिसाब से इनकम क्या आ रही है? व्हेन यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब भैया आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप अपने क्लाइंट का भला देखोगे। आप चेक करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से जो इनकम आ रही है उस पे टैक्स कितना बनता है और प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले ले तो कितना टैक्स बनता है। जो बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए आप वही दोगे ना। तो इसने दिखा दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो 4,45,000 की इनकम बनती है। ठीक है, 4,45,000 की इनकम बनती है। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, प्लस 70,000 अदर इनकम करते हैं तो सर टोटल इनकम इनकी आ गई 5,15,000 रुपीज। अब आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन के थ्रू देखिए कि इनकी प्रेजेंटिव अगर हम माने तो इनकम कितनी होगी। तो सर एक रूल होता है, देखो इन्होंने छह छह व्हीकल लिए हैं जिसमें से छह में से एक इन्होंने बेचा था ना, आउट ऑफ 6 हैवी गुड्स व्हीकल। सेकंड में को ही सोल्ड वन ऑफ हैवी गुड व्हीकल, एक व्हीकल सेकंड में को बेच दिया। मतलब जो एक व्हीकल था जिसको बेचा है वो अप्रैल में चला होगा और सेकंड मई मई के 2 दिन बचा होगा चला होगा। लेकिन जब प्रेजेंटिव टैक्सेशन निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं? पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर महीने में एक दिन भी वो व्हीकल आप ओन किए हो ना तो भी उस पूरे महीने की इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा भाई साहब? 5, भाई साहब यहाँ पे देखिए ना 5, ये जो है ना 5 व्हीकल्स तो 12 महीने रहे जिसको नहीं बेचे। 5 व्हीकल तो 12 महीने रहे। ठीक है, 6 व्हीकल्स थे उसमें से एक बेचे, मतलब 5 व्हीकल तो 12 महीने रहे। तो 15,000 रुपए एक व्हीकल से एक महीने कमाते हैं। तो 15,000 रुपए 5 व्हीकल से 12 महीनों में हमने 9 लाख रुपए कमाया। सिंपल मैथ है मेरे भाई। लेकिन जो एक व्हीकल बेचा वो कितने महीने मेरे पास था? 2 महीने। एक तो पूरा अप्रैल और उसका मई के 3 दिन, मई के 2 दिन, सेकंड मई को बेचे हो। तो सर एक भी दिन रह गया ना तो मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनकम कैलकुलेट कर लिया जाता है। यहाँ पे लिखो बेटा कॉशन, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। सर कैलकुलेट कर लिया जाता है, भूलना मत। तो सर 2 महीने की इनकम कैलकुलेट करोगे एक व्हीकल से। एक महीने में एक महीने में एक व्हीकल 15,000 रुपए देता है तो 2 महीने कितने देगा? 30,000 रुपए। तो 9,30,000 रुपए आपकी हैवी गुड्स व्हीकल से इनकम आ गई है। 9,30,000 रुपए हैवी गुड व्हीकल से इनकम आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1,000 रुपीज पर टन और पार्ट ऑफ द पर टन 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपका 9,30,000 रुपए इनकम हो रही है हैवी गुड व्हीकल का। और लाइट गुड व्हीकल का? सर लाइट गुड्स व्हीकल 4 व्हीकल जो थे वो तो 12 महीने मेरे पास रहे थे। 4 वकील जो थे वो तो 12 महीने मेरे पास रहे। तो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 7500 के हिसाब से 3,60,000 रुपए। लेकिन एक वकील देखिए सर, हमने 6 मई को मैंने एक वकील कर दा, 6 मई को। तो मई रहा, जून रहा, जुलाई रहा, अगस्त रहा, सितंबर रहा, अक्टूबर रहा, नवंबर रहा, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 11 मंथ रहा। तो मेरे पास एक वकील 11 मंथ रहा। एक महीने में अगर वो 7500 रुपए कमा के देता है तो 11 महीनों में वो हमको 87,500 रुपीज कमा के दिया होगा। प्रेजेंटिव बेसिस पे हम ऐसा मान लेते हैं। तो लाइट गुड्स व्हीकल से मैंने 4,42,500 रुपीज कमाए। हैवी गुड्स व्हीकल से 9,30,000 रुपीज कमाए। दोनों को जोड़ दिए तो 13,72,500 रुपीज मैंने कमाए हैं। किसे? 13,72,500 रुपए मैंने कैसे कमाए हैं? एज पर 44A। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे थे तो हम 4,45,000 रुपए इनकम दिखाते थे। प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले लिए तो भैया मेरी इनकम बन गई, बढ़ गई 13,72,000 रुपए, 13,72,500 रुपए आ गई सर इनकम। अब क्या करें? तो अगर अदर इनकम 70,000 भी जोड़ते हैं तो 14,42,000 रुपए आ जाती है, जो कि मेरे इस केस में 5,15,000 रुपए ही थी। तो बताओ क्या ज्यादा बेनिफिशियल है? सर प्रेजेंटिव टैक्सेशन मत लो, नॉर्मल टैक्सेशन ले लो, यही बेनिफिशियल है। देखिए देखो आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाएं क्वेश्चन हम आसान सा। Provide the computation of business income of such SSE on the presented basis. The income shall
be deemed to be rupees 1000 per ton or gross vehicle weight or unlanded weight as the case may be per month or part of the month for the each heavy good vehicle and 7500 rupees per month or part of the month for each goods carriage other than heavy goods vehicle owned by the SSE in the previous year or such higher sum as declared by the SSE in his return of income. ठीक है, वही बोला है भैया 1000 रुपया पर टन पर मंथ, या फिर अगर लाइट गुड व्हीकल है 7500 रुपया पर मंथ, या तो फिर अगर इनकम उससे ज्यादा कुछ वो बुक्स ऑफ अकाउंट में डिक्लेयर कर दे रहा है तो वो ओके। मिस्टर एस बिजनेस इनकम कैलकुलेटेड अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44E। जब प्रेजेंटिव टैक्सेशन 44A लिए तो हम 13,72,500 रुपीज इनकम की है एंड हिज टोटल इनकम वुड बी 14,42,500। देख लो टोटल इनकम 70,000 जोड़ लिए तो 14,42,500 आ गया। लेकिन हाउएवर यद्यपि एज पर सेक्शन 44A7 मिस्टर एस मे क्लेम लोअर प्रॉफिट। मिस्टर ए चाहे तो लोअर प्रॉफिट ले सकता है इफ यदि ही कीप्स एंड मेंटेन्स प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA। 44AA के अकाउंट हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट रख ले। यहाँ पे रूल 6F हमने पढ़ा था, कैश बुक लेजर, और कैश बुक लेजर उसके बाद 50 रुपए से और 25 रुपए से ऊपर की इनवॉइस की कॉपीज, दुनिया भर की कहानी, ठीक है। And get same audited and furnish the report under section 4 such audit as required under section 44AB। मतलब 44AB के अकॉर्डिंग चले, प्रेजेंटिव ना ले, ऑडिट करवा ले तो वो लोअर प्रॉफिट दिखा सकता है। यदि यदि इफ यदि ही डज सो, यदि वो ऑडिट करवाता है और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ऑडिट कराता है, देन हिज इनकम फॉर टैक्स पर्पस फ्रॉम गुड्स कैरेज वुड बी 4,45,000। तो भाई जहां 13,72,500 था वहां पे आपकी इनकम 4,45,000 हो जाएगी। तो कहो ना क्लाइंट से ऑडिट करा ले मेरे भाई, कहो द क्लाइंट से, इंस्टेड ऑफ 13,72,000 एंड हिज टोटल इनकम वुड बी 5,15,000 रुपीज ओनली। इज इट क्लियर विथ यू? इतना आसान था भाई, आपको बस ये बताना था कि क्या, कि भैया 44A के हिसाब से इनकम निकाल लो, बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से इनकम दिख रही है तो भैया ये देख लो ना, ये इनकम ज्यादा है प्रेजेंटिव वाली, आप बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करा लो। देखो नोट्स में क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैसे 13,72,000 है और कैसे 4,15,000 रुपए है। टोटल इनकम का कैलकुलेशन दिया है जो आपको ऑलरेडी आता है। दूसरी बात, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम, आपको ये वाला कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, आपको आता है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। आपका पीजीबीपी बेटा खत्म हो गया, बहुत ईजी है। पीजीबीपी खुद से पढ़ने जाओगे ना तो सिवाय पीजीबीपी के कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। पीजीबीपी खुद से पढ़ने जाओगे सिवाय पीजीबीपी के कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। वन डे बिफोर एग्जाम भी, देखो बहुत हम स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं, वन डे बिफोर एग्जाम भी मेरी सारी क्लासेस कर लेना, पीजीबीपी की तो कम से कम कर लेना, आपके वहां पे लगभग 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन क्लासेस को जरूर से, जिस दिन एग्जाम दे के आना ना उसी दिन 5 बजे आप एग्जाम देके पहुंचोगे, कम से कम पीजीबीपी का ये पूरा लेक्चर देख लेना। ओके ओके सर, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।